क्या तुम अब स्प्रिंग कॉरपोरेशन का हिस्सा नहीं हो? तुम्हारे दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें पता चल गया कि आहान सारे पैसे अपने शौक पूरे करने में उड़ा देता है? यामिनी सवाल पर सवाल करने लगी। नहीं, इसमें आहान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सनाया ने ना करते हुए कहा। ये सब कब हुआ सनाया? आहान ने धीरे से पूछा। आहान को लग रहा था कि सनाया ने वो प्रोजेक्ट उसकी वजह से छोड़ दिया था। सनाया उससे अपनी असलियत छिपाने के लिए नाराज़ थी, तो क्या वो उसकी वजह से मिला हुआ प्रोजेक्ट छोड़ सकती थी? आज सनाया ने कुछ सोचते हुए बोला। उसने अभी तक अपने दादाजी को ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि यामिनी ने उसे यहाँ बुला लिया था। पर अब जब यामिनी का मैटर ख़त्म हो गया तो अब वो ऑफिस जाकर अपने दादाजी को अपना फ़ैसला बता सकती थी। अगर ये सब आहान की वजह से नहीं हुआ है, तो फिर किसकी वजह से हुआ है? तुम उस प्रोजेक्ट का हिस्सा क्यों नहीं हो? यामिनी ने पूछा। क्योंकि ये मेरा फ़ैसला है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। ये प्रोजेक्ट मैंने खुद छोड़ा है, अब इस पर मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, सनाया ने इरिटेट होते हुए कहा। अब आप घर जाइए, मैं वापस ऑफिस जा रही हूँ। ये तो बता, यामिनी ने सनाया से पूछना चाहती थी कि वो रात को यहाँ क्यों रुकी थी, पर उसने सनाया का मूड देखकर पूछना सही नहीं समझा। सनाया, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ, आहान ने कहा। सनाया पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, पर फिर मान गई। दोनों कार में बैठकर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ चले गए। उनके वहाँ से जाते ही बिंदु ने कहा, यामिनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार किराए की नहीं। ऐसी कार भला कौन किराए पर देगा? तो तुम क्या कहना चाहती हो कि ये कार आहान की है? तुम जानती हो ना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतनी महंगी कार खरीद सके, यामिनी ने कहा। बिंदु ये सुनकर चुप हो गई, पर उसे बहुत अजीब लग रहा था। एक बार को उसके मन में ये ख्याल आया कि शायद सनाया का वो बॉयफ्रेंड भी आहान ही है। उधर कार में आहान और सनाया बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। सनाया लगातार खिड़की के बाहर देख रही थी और आहान गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में सनाया की तरफ देख रहा था। सनाया का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। भले ही उसके मन के अंदर के सवालों की सुनामी थी, पर उसका चेहरा पानी की तरह शांत था। आहान ने एक दो बार सनाया से बात करने की कोशिश की, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई। बहुत हिम्मत करने के बाद फाइनली आहान ने सनाया से पूछा, सनाया, तुम कैसी हो? तुम जानते हो मैं कैसी हूँ? सनाया ने बिना आहान की तरफ देखे जवाब दिया। क्या तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती? आहान का मन भारी हो गया था। आहान, मुझे थोड़ा वक्त दो, कल जो भी हुआ वो सब समझाने के लिए मुझे वक्त चाहिए, सनाया ने आहान की तरफ देखकर कहा और फिर खिड़की के बाहर देखने लगी। इसके बाद आहान ने भी कुछ नहीं कहा और गाड़ी चलाने में ध्यान देने लगा। ऑफिस में सोरे और माया अपना काम ख़त्म करके ऑफिस के बाहर आ रहे थे। जब आहान की कार वहां पहुंची, कार देखकर माया बहुत एक्साइटेड हो गई और सोरे से बोली, शोरे, वो देखो कितनी खूबसूरत कार है, क्या वो आपके दादाजी की है? ये कार उसके दादाजी की नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि उनके पास ऐसी कोई कार नहीं थी और इतने अचानक ये यो कार खरीद भी ले नहीं वाले थे। कार देखकर शौर्य के माथे पर पसीना आ गया था। कार देखकर शौर्य समझ गया था कि ये वही कार है जिसे वो पाम ट्री होटल में टक्कर मारने वाला था। पूरे मनाली में ऐसी कार किसी और के पास शायद ही थी। शौर्य को ऐसे देखकर माया ने पूछा, शौर्य, क्या हुआ? माया को समझ नहीं आया था कि कार को देखकर शौर्य इतना परेशान कैसे हो सकता था। माया, आज मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाऊँगा, तुम टैक्सी ले लो। शौर्य के मन में तो ये चल रहा था कि वो किसी तरह से यहाँ से भाग जाए। उस गाड़ी के मालिक को वो किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकता था। शौर्य की ये बात सुनकर माया को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, शौर्य इतना किस बात से डर रहा है? वैसे तो वो बहुत बहादुर बनता है, पर अभी सिर्फ एक कार देखकर छिप गया। शौर्य किस बात से डर रहा था, ये देखने के लिए माया गाड़ी की तरफ आगे बढ़ी। जब गाड़ी रुकी तब पैसेंजर सीट से जो उतरी वो सनाया थी। उसे देखकर माया का चेहरा भी फीका पड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि कार चलाने वाला आदमी जरूर आनंद गिल होगा। उसके बाद कार से आहान उतरा। माया आहान को नहीं जानती थी, इसीलिए उसे नहीं पता था कि जो अभी कार से निकला वो गिल खानदान का घर जमाई था। माया को भले न पता हो, पर शौर्य को पता था। जब शौर्य ने आहान को गाड़ी से उतरते हुए देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये कैसे पॉसिबल है?
उसने 2-3 बार अपनी आंखों को मला और इस सीन पर भरोसा करने की कोशिश की। शौर्य ने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से डरकर वो छुपेगा वो आहान होगा। इस कार में से आहान कैसे निकला? अभी जाकर इन दोनों से पूछता हूँ। कहीं इसने कंपनी फ्रंट से तो उसे नहीं किए। हो सकता है अब मैं सनाया को फ्रंट में हेर फेर करने के लिए फंसा सकूँ। शौर्य मन में ये सब सोच रहा था और खुश हो रहा था। आहान उसे वैसे भी पसंद नहीं था और अब तो उसके पास ये कार देखकर उसे और भी जलन हो रही थी। शौर्य बाहर आया और आहान से पूछा, ये कार तुम्हारे पास क्या कर रही है? इस बात से तुम्हें क्या मतलब है? आहान ने कहा। आहान अब किसी के भी कोई सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, खासकर गिल परिवार के सदस्यों को। वो सब ये बहुत परेशान हो चुका था। तुमने कुछ दिनों से कसम खाई है क्या कि किसी से सीधे मुँह बात नहीं करोगे? शौर्य ने पूछा। पाम ट्री होटल में भी आहान ने उससे ऐसे ही बात की थी। सीधे मुंह या उल्टे मुंह की तो दूर की बात है, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, आहान ने कहा। जब माया ने देखा कि कोई शौर्य से ऐसे बात कर रहा है तो उससे रहा नहीं गया। उसने बीच में आते हुए शौर्य से सवाल किया, शौर्य ये कौन है जो आपसे इस तरह से बात कर रहा है? हमारे खानदान पर कलंक, गिल परिवार का इकलौता घर जमाए, शौर्य ने आहान का मजाक उड़ाते हुए कहा। माया ने आहान के बारे में बहुत सुना था, पूरा परिवार उसकी बुराई करता था। ये देखकर कि शौर्य आहान से डर रहा था, माया को हल्की सी हंसी आ गई, पर जब शौर्य ने उसे घूरा तब वो चुप हो गई। सनाया तुम ही बता दो, शौर्य ने पूछा। क्या जानना है तुम्हें मुझसे? सनाया ने कहा। यही कि क्या तुम जानती थी आहान ने ऐसी कार खरीदी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे पैसे तुमने ही दिए हो? शौर्य ने पूछा। शौर्य क्या तुम्हें पता लगता है मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आहान को ये कार खरीदने के लिए दे सकूं? सनाया ने लंबी सांस लेते हुए कहा। तुम्हारे पास नहीं है पर कंपनी के पास है तो है, शौर्य ने कहा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? शौर्य सनाया की आवाज़ से गुस्सा साफ झलक रहा था। वो कभी भी कंपनी के पैसे बिना बताए लेने वाली लड़की नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है किसी को पता नहीं तुम क्या कर रही हो? शौर्य ने सीरियसली कहा। मैं क्या कर रही हूँ? मैंने कुछ भी नहीं किया है, सनाया ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तुमने कंपनी के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है, उनमें हेर फेर करके तुमने ये कार खरीदी है, शौर्य ने कहा। सनाया मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस कंपनी में इसीलिए ही आई हूँ। मुझे बोला गया है कि अकाउंट चेक करके मैं ये रिपोर्ट करूँ कि तुमने कितने पैसे का घपला किया है, माया ने कहा। तुम दोनों में दिमाग है या नहीं? किसी भी चीज़ के लिए दादाजी के साइन चाहिए होते हैं। अगर मैंने कोई घपला किया तो सबसे पहले दादाजी को ही पता चलेगा, सनाया ने कहा। दादाजी का नाम लेकर तुम बच नहीं सकती। तुम इतने वक्त से स्प्रिंग कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। तुम फाइनेंस टीम के साथ मिलकर कुछ भी कर सकती हो। दादाजी की फेक साइन करना कौन सी बड़ी बात है? शौर्य ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। देखो सनाया, सब सच सच बता दो, वरना अगर मुझे पता चला कि तुमने घपला किया है तो तुम बच नहीं पाओगी। माया अपने आप की इम्पोर्टेंसी बढ़ाना अच्छे से जानती थी। शट अप यू बोथ। तुम्हें जो चेक करना है कर लो, मैंने कोई फंड नहीं निकाले, सनाया ने कहा। इनकी ये बातें सुनकर बाकी के एम्प्लॉय जो गेट के पास खड़े थे आपस में बात करने लगे। हो सकता है सनाया मैडम ने पैसे निकाले हो। हाँ, उनके पति को देखा है, वो कैसे ये कार अफोर्ड कर सकता है? ज़रूर कंपनी फंड में से पैसे चुरा कर उन्होंने ये कार खरीदी है। सनाया मैडम को कितनी सीधी और ईमानदार लगती है, वो भी ऐसा कर सकती है? सब दिखावा है। सनाया मैडम बहुत तेज़ है। सबकी बातों से ऐसा साफ लग रहा था कि सबने मान लिया है जैसे सनाया ने कुछ गलत किया हो। सनाया, हमें एटीट्यूड मत दिखाओ, मैं सारे अकाउंट्स वैसे भी चेक करने वाली हूँ। अगर उनमें कुछ भी हुआ तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आखिर मुझे यहाँ इस बात की ही सैलरी मिलती है, माया ने कहा। तुम यहाँ क्यों हो और तुम्हें यहाँ सैलरी किस बात की मिलती है मैं अच्छे से जानती हूँ, सनाया ने कहा और वहाँ से जाने लगी। इस वक्त वो अपने दादाजी से मिलकर ये प्रोजेक्ट छोड़ना चाहती थी। जैसे ही सनाया वहाँ से जाने लगी, माया ने उसका हाथ पकड़कर रोका। घूमते ही सनाया ने माया के गाल पर थप्पड़ मार दिया। जब माया सनाया पर अटैक करने आगे बढ़ी तब आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे सनाया से दूर कर दिया। सनाया को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, आहान ने कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसे बात करो? माया को गुस्सा आ गया।
एक मामूली सा एम्प्लॉय उससे ऐसे बात कैसे कर सकता था? जाने दो माया, शौर्य ने तुरंत कहा। वो आहान की फाइटिंग स्किल जानता था। उसे पता था कि वो माया को आहान से नहीं बचा पाएगा, इसीलिए वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। आहान शौर्य को घूरने लगा। जब माया सनाया को इतना कुछ सुना रही थी, तब शौर्य ने मुंह से एक बात नहीं निकली, और अब माया के लिए वो ऐसे स्टैंड ले रहा था। शौर्य बहुत बड़ा बेवकूफ़ था। आहान की आंखें देखकर शौर्य के माथे पर पसीना आ गया। वो आहान से पिटना नहीं चाहता था। अगर वो माया के सामने हार मान लेता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। इसीलिए उसने सोचा कि वो माया को छुड़वाने के लिए सनाया का सहारा लेगा। देखो आहान, मैं तुम्हें बताता हूँ, सनाया के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है और ये एक लीगल मैटर है। अगर तुम चाहते हो कि सनाया जेल ना जाए तो फिर माया को छोड़ दो और उससे माफ़ी मांग लो, शौर्य ने कहा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो, आहान ने तुरंत कहा, फिर तुम देखो सनाया को क्या क्या भुगतना पड़ता है, शौर्य ने कहा। यह सुनकर आहान को हंसी आ गई। आहान का ऐसा एटीट्यूड देखकर शौर्य को गुस्सा आ गया। आहान, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैंने वैसे भी तुम्हें ज़्यादा ही सिर चढ़ा लिया है। मैं सनाया के खिलाफ़ अभी सबूत ला सकता हूँ और उसे सज़ा दे सकता हूँ। ये तो मैं तुम्हारी वजह से चुप हूँ। ये प्रोजेक्ट हमें तुम्हारी वजह से ही मिला है। अच्छा, फिर तो मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, आहान ने कहा। शौर्य उसका ताना समझ नहीं पाया। उसने अपने तेवर बढ़ाते हुए कहा, मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस कंप्लेन ना करूं, तो फिर ये कार कंपनी को दे दो। मैं सनाया के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लूँगा। फिर ये सब देखकर अब माया के बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चिल्लाने लगी, शौर्य, तुम बातें क्या कर रहे हो? क्या तुम इसे सबक नहीं सिखा सकते? यहाँ खड़े खड़े इससे समझौता क्या कर रहे हो? शौर्य ने माया की इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर माया को भड़क गई और कहा, कैसे डरपोक हो तुम? मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने तुम पर मुझे बचाने के लिए भरोसा किया था। तुम किसी काम के नहीं हो, एक नंबर के डरपोक हो तुम। तुमसे अच्छी तो मैं हूँ, जिसने कम से कम सनाया पर अटैक कर उसका फ़ोन तोड़ने की तो हिम्मत की थी। माया ने जैसे ही ये बात बोली, आहान को गुस्सा आ गया। उसने सनाया पर अटैक किया। सनाया आहान की कमज़ोरी थी। अब जब उसे पता चला कि माया ने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी, तो अब वो कैसे रिएक्ट करेगा? क्या सनाया अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या शौर्य के सामने भी आहान का सच आ जाएगा? माया ने शौर्य से गुस्से में कहा, कैसे डरपोक हो तुम? मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने तुम पर मुझे बचाने के लिए भरोसा किया था। तुम किसी काम के नहीं हो, एक नंबर के डरपोक हो तुम। तुमसे अच्छी तो मैं हूँ, जिसने कम से कम सनाया पर अटैक कर उसका फ़ोन तोड़ने की तो हिम्मत की थी। माया ने जैसे ही ये बात बोली, आहान को गुस्सा आ गया। उसने सनाया पर अटैक किया। आहान के पीछे खड़ी सनाया पैनिक करने लगी। वो जानती थी कि अगर कोई उसे परेशान करे तो आहान उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो नहीं जानती थी कि अब आहान क्या करने वाला है। वो चाहकर भी आहान को नहीं रोक सकती थी, इसीलिए बस चुपचाप पीछे खड़ी थी। हाँ, मैंने सनाया पर अटैक किया। क्या कर लोगे तुम? माया ने कहा। वो नहीं जानती थी कि वो किससे पंगा ले रही थी, इसीलिए इस वक्त उसे आहान से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा, आहान ने कहा। उसके बाद उसने अपना फ़ोन निकाला, रॉकी को कॉल किया और उसे गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस आने के लिए कहा। जब तक रॉकी वहाँ पहुँचता, आहान ने माया के दोनों हाथ उसके पीछे पकड़े हुए थे। माया अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर छुड़वा नहीं पा रही थी। तुम किसी को भी बुला लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, माया ने कहा। माया के पीछे सिर्फ शौर्य ही नहीं था, बल्कि वो भी बहुत लोगों को जानती थी। वो तो वक्त बताएगा मिस माया, आहान ने हंसते हुए कहा। कुछ ही देर में वहाँ रॉकी पहुँच गया। रॉकी को देखकर सनाया को माया पर तरस आने लगा और वो अपनी गर्दन हिलाने लगी। वहीं रॉकी को देखकर वहाँ के सभी लोग फिर से आपस में बातें करने लगे कि अब पता नहीं आहान माया के साथ क्या करेगा। क्या बात है आहान भाई, सब ठीक है ना? रॉकी ने कहा। इतने लोगों के बीच में वो आहान को यंग मास्टर नहीं बुला सकता था। रॉकी, इसने सनाया पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। आहान ने माया को रॉकी की तरफ हल्का सा धक्का देते हुए कहा। इतने में ही रॉकी समझ गया कि उसे क्या करना है। रॉकी ने माया के हाथ पकड़े और उससे सवाल किया, तुमने सनाया पर किस हाथ से अटैक किया था?
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम क्या करोगे? छोड़ो मुझे। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? माया चिल्लाने लगी। रॉकी की कद काटी और उसका ऑरा देखकर किसी में भी आगे आने की हिम्मत नहीं थी। सब ने अपने दो दो कदम पीछे ले लिए थे। आप वो हैं जिन्होंने सनाया को परेशान करने की कोशिश की और मेरे लिए इतना ही जानना काफ़ी है, रॉकी ने कहा। रॉकी, इसे जाने दो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, सनाया ने कहा। सनाया जानती थी अब माया के साथ क्या होने वाला था। रॉकी ने आहान की तरफ देखा और आहान ने ना का इशारा कर दिया। रॉकी सनाया की तरफ मुड़ा और उससे कहा, सॉरी सनाया। इतने कहने के साथ उसने माया के हाथ की कलाई को मोड़ा और उसका हाथ तोड़ दिया। माया वहीं ज़मीन पर बैठ गई और दर्द के मारे चिल्लाने लगी। वहाँ खड़े हुए किसी की भी इंसान को समझ नहीं आया था कि माया के साथ क्या हुआ था। माया अचानक से घुटने टेक कर क्यों बैठ गई थी। इतने में ही माया की कलाई में कुछ गड़बड़ थी। वो भागकर उसके पास गया और उसे संभाला। आहान, ये तुमने क्या किया? माया ने चिल्लाकर बोला। चिल्लाओ मत वरना रॉकी अभी यही है, आहान ने धमकी देते हुए कहा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम दोनों की जान ले लूँगी, माया ने कहा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। वैसे इस डरपोक के सहारे जान लोगी तुम्हारी, आहान ने शौर्य की तरफ इशारा करते हुए और हंसते हुए कहा। यह सुनकर शौर्य को गुस्सा आ गया। वो जैसे ही आहान की तरफ बढ़ा, वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक आदमी छड़ी के सहारे उतरा। ये आनंद गिल थे। उनको देखकर शौर्य रुक गया। दादाजी, शौर्य ने कहा। आनंद गिल सीधे शौर्य की तरफ गए और चिल्लाते हुए बोले, अपने घुटने टेको। अपने दादाजी की बात सुनकर उसे बहुत अजीब लगा। पर दादाजी, मैंने क्या किया है? शौर्य ने पूछा। मैंने तुमसे क्या कहा सुनाई नहीं दिया? बहरे हो? आनंद ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए गुस्से में कहा। शौर्य को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आगे चलकर गिल कंस्ट्रक्शन का मालिक बनने वाला था और आज उसके दादाजी उसे सबके सामने घुटने टेकने के लिए कह रहे थे। घुटने तो इस आहान को टेकने चाहिए। फिर दादाजी मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हैं? शौर्य ने अपने दांत पीसते हुए कहा। पर शौर्य अपने दादाजी की बात नहीं टाल सकता था, इसीलिए वो घुटना टेक कर तक उसके आगे बैठ गया। दादाजी, इतना तो बता दीजिए कि मैंने किया क्या है? शौर्य ने अपनी गर्दन नीचे झुकाते हुए पूछा। तुम में इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है? क्या तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है? आनंद गुस्से से कांप रहा था। उसने अपनी छड़ी से शौर्य को मारा। किसी ने भी इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। सब जैसे वहीं जम से गए थे। सनाया भी सोच रही थी आखिर ऐसा क्या कर दिया है शौर्य ने। दादाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? शौर्य ने कहा। इतने लोगों के बीच में शौर्य को मारा। तब उसे बहुत बुरा भी लगा और गुस्सा भी आया। तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? इतनी हिम्मत है तुम्हारी? आनंद ने कहा। दादाजी, आप मुझे मार सकते हैं, पर कम से कम इतना तो बता दीजिए कि मैंने किया क्या है, शौर्य ने कहा। वो कहीं ना कहीं समझ गया था कि उसके दादाजी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर फिर भी वो अपनी गलती मानना नहीं चाहता था। आनंद ने एक लंबी सांस ली और कहा, स्प्रिंग कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट तुमने बेचे? हाँ, मैंने बेचे। शौर्य के पास ये बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो जानता था कि आनंद गिल ऐसे ही तुक्के नहीं मारता था। अगर उसने झूठ बोला तो वो और बुरी तरह फंस जाएगा। बेवकूफ़ आदमी, तुमने ये प्रोजेक्ट क्यों बेचे? ये गिल कंस्ट्रक्शन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट थे। इससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला था। क्या तुम नहीं जानते कि हमें ये प्रोजेक्ट कितनी मुश्किल से मिले थे? शहर के सभी बड़े बिजनेस ने इस प्रोजेक्ट के लिए कॉन्टैक्ट्स भेजे थे, पर यह प्रोजेक्ट मिला कैसे? गिल परिवार जैसे मिडिल क्लास फैमिली को किया, इन्हें बेच दिया। आनंद गिल बहुत गुस्से में थे। उसने बीच में शौर्य को अपनी छड़ी से मारा था। सब ये देख सुनकर बहुत हैरान थे। सब जानते थे कि उन्हें ये प्रोजेक्ट कितने मुश्किल से मिला था। शिमला की सारी अपर क्लास फैमिलीज़ इस प्रोजेक्ट के लिए आपस में लड़ रही थी, पर सनाया की वजह से ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन को मिला था। गिल फैमिली को ये प्रोजेक्ट मिलने का मतलब कि अब वो भी शिमला की जानी मानी फैमिली में से एक होगी। आनंद गिल की ये बात सुनकर सनाया गुस्से से लाल हो गई। उसे लगा था कि शौर्य ने सिर्फ माया को अपॉइंट करने की गलती की है। उसे नहीं पता था कि उसने बिजनेस में इतना बड़ा कांड कर दिया। सनाया का शौर्य को चांटा लगाने का मन कर रहा था, पर अपने दादाजी की वजह से वो चुप रही।
शौर्य ने पूरे गिल परिवार की उम्मीदें तोड़ दी थी। दादाजी, ये प्रोजेक्ट बेचने का कारण था मेरे पास, शौर्य ने कहा। कारण? तुम अपनी गलती जस्टिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, बोलो क्या कारण था? आनंद ने कहा। हालांकि वो जानता था कि कोई भी कारण इतना बड़ा नहीं हो सकता था कि वो ये प्रोजेक्ट बेच दे, पर फिर भी उसने उनसे सुनना चाहा। दादाजी, ये सब मैंने हमारे गिल परिवार के लिए किया है, शौर्य ने कहा। वो नहीं जानता था कि वो क्या जवाब देगा, पर फिर भी उसने कॉन्फिडेंस से अपनी बात कही। बातें घुमाओ मत शौर्य, सीधा सीधा जवाब दो। आनंद ने अपनी छड़ी पटकते हुए गुस्से में कहा। दादाजी, मैंने ये प्रोजेक्ट जिन परिवारों को बेचे हैं वो बहुत नामी परिवार हैं, और हमने जिनसे ये प्रोजेक्ट छीने हैं वो भी। तो जाहिर सी बात है कि वो हमसे बदला लेने की कोशिश तो करेंगे ही। उस वक्त ये लोग भी हमारे काम आएंगे। शौर्य ने समझने की कोशिश की। उसके इस कारण से में दम तो था, पर फिर भी वो उसके फैसले को से जस्टिफाइड नहीं कर रहा था। बकवास, सब बकवास है। तुमने जिन दामों में प्रोजेक्ट बेचे हैं उनमें सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा है। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स तुमने कोड़ियों के भाव बेच दिए। मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ कभी नहीं देखा। आनंद ने फिर से अपनी छड़ी से शौर्य के माथे पर मारा और वहाँ एक निशान हो गया। आनंद को हमेशा लगता था कि शौर्य बहुत समझदार हैं और उसे बिजनेस की अच्छी नॉलेज है, पर आज उसने साबित कर दिया था कि वो बेवकूफ़ था। कोई भी रईस ख़ानदान उनकी मदद करने वालों में से नहीं था। जब सनाया को ये प्रोजेक्ट मिला था तब आनंद कुछ खास खुश नहीं था। जैसे ही सनाया कुछ दिनों के लिए मनाली गई, आनंद ने शौर्य को स्प्रिंग कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट का हेड बना दिया था। अब उसे अपने इस फैसले पर पछतावा हो रहा था। जब दोपहर में उसे ये बात पता चली तो वो गुस्से से लाल हो गया था। दादाजी, मेरा विश्वास कीजिए, मैनेजर सिंह ने मुझे खुद कहा है कि अगर फ्यूचर में हमें कोई भी दिक्कत हुई तो वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। मैनेजर सिंह ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, पर शौर्य ने खुद को बचाने के लिए और अपनी बात साबित करने के लिए ऐसा कह दिया था। क्या गिल परिवार में इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने प्रॉब्लम से डील कर सकें? आनंद ने कहा। ऐसा नहीं है दादाजी, पर ऐसे बड़े बड़े लोगों से लड़ने के लिए हम अकेले काफ़ी नहीं हैं। अगर हमारे साथ और लोग होंगे तो ये हमारे लिए ही अच्छा होगा। अब क्योंकि हमने उन्हें प्रोजेक्ट इतने कम दाम में दिए हैं तो जाहिर सी बात है वो हमने खुश होंगे और हमारा साथ ज़रूर देंगे। देखिए दादाजी, हमें कोई हरा नहीं पाएगा। हम जल्द ही शिमला की टॉप फैमिली में से एक होंगे, शौर्य ने कहा। शौर्य इस वक्त सिर्फ बातें बना रहा था। इडियट, तुम्हें क्या लगता है इतने से के लिए वो हमारी मदद करेंगे? आनंद ने गुस्से में कहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, देखो ये सब अब मुझे नहीं पता। कुछ भी करो और ये सारे प्रोजेक्ट वापस लेकर आओ। इन प्रोजेक्ट को हम ही पूरा करेंगे, आनंद ने कहा। उसके लिए इन प्रोजेक्ट के अलावा और कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं था। दादाजी, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, शौर्य ने कहा। अगर वो उनसे अब ये प्रोजेक्ट मांगता तो वो उनकी जान ले लेते। उन्होंने पहले ही शौर्य से कहा था कि वो उनसे ये प्रोजेक्ट वापस नहीं मांग सकता। अच्छा, बेचते वक्त तुमने नहीं सोचा और अब सोच रहे हो? कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर यह प्रोजेक्ट लेके आओ, वरना आज के बाद तुम गिल परिवार का हिस्सा नहीं हो, आनंद ने कहा। दादाजी, आप कुछ भी बोले, पर अब वो प्रोजेक्ट वापस नहीं आ सकते, शौर्य ने कहा। शौर्य के लिए अपनी जान से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं था। आनंद गिल भले ही उसे अपने परिवार से निकाल दे, पर कम से कम वो जिंदा तो रहेगा। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, आनंद ने अपनी छड़ी घुमाते हुए गुस्से में कहा। इतने में पीछे से आवाज़ आई, रुकिए दादाजी। आवाज़ सुगुन गिल की थी। यह प्रोजेक्ट हमें वापस मिल जाए, इसका एक तरीका है। क्या तरीका है बताओ, आनंद ने कहा। तुम ये प्रोजेक्ट वापस कैसे ला सकती हो? मैं नहीं दादाजी, सनाया हमारी मदद कर सकती हैं, सुगुन ने कहा। अपना नाम सुनकर सनाया हैरान हो गई। भला वो क्या कर सकती थी? मैं कैसे किसी से प्रोजेक्ट वापस ले सकती हूँ? तुम्हारा पति यश मेहरा का दोस्त है, अगर वो उन लोगों पर दबाव डाले तो हो सकता है कि हमें ये प्रोजेक्ट वापस मिल जाए, सुगुन ने कहा। वो जानती थी कि यश और आहान दोस्त हैं। इस बात से गिल परिवार के बहुत से लोगों को जलन भी होती थी और वो आहान की निंदा भी करते थे। वो हर रात आपस में बात करते थे कि कैसे एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो लोग आज अलग अलग मुकाम पर थे। एक स्प्रिंग कॉरपोरेशन का जनरल मैनेजर था और एक मामूली बैंक एम्प्लॉय था।
ये सुनकर दबाव क्यों डालेगा? वैसे भी ये प्रोजेक्ट मैंने नहीं, शौर्य ने बेचे हैं, सनाया ने कहा। सनाया को कैसे भी कोई पसंद नहीं करता था। प्रोजेक्ट मिलने के बाद सबने उसे 5 डिलाइन करने की कोशिश की थी और अब जब उन्हें उसकी फिर से ज़रूरत पड़ी तो वो उसके पास आ गए थे। पर अब क्योंकि सनाया स्प्रिंग कॉरपोरेशन का सच जानती थी, इसीलिए उसने नहीं पढ़ना चाहती थी। सनाया की इस बात पर गिल फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी? क्या सनाया और आहान उनकी मदद करने के लिए मानेंगे? धन्यवाद।